कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने थीम 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, हमारा जो क्लास 11th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स इस टॉपिक को गहराई से अच्छी तरह से समझा था। सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जब आर्कोलॉजिस्ट जो थे हिस्ट्री को मतलब ह्यूमन बींग्स जो थे वो कहाँ पर रहते थे, यानी कि रेसिडेंटियल एरिया का जब फाइंड करना शुरू किए तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जो कि हेल्प किया था क्या करने में, जो कि हेल्प किया था कौन से रेसिडेंट यानी कौन से जगह पर ह्यूमन बींग्स जो थे वो रहते थे, उससे जानने के लिए हेल्प किया था। वो फैक्टर क्या था? वो फैक्टर ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, अब आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या? आर्टिफैक्ट्स मतलब वो टूल्स जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है और ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आर्टिफैक्ट्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना है, कहाँ पे कितना नहीं है, मतलब जो अमाउंट है वो हेल्प किया था। वो हम लोग को हेल्प करता है क्या करने में? वो हमें हेल्प करता है जानने में कि ह्यूमन बींग्स जो थे वो कहाँ पर रहते थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो है, ये डायग्राम जिसके बारे में हम लोगों ने कल समझा था। क्या समझा था? हम लोगों ने ये समझा था कि एक ही जगह को अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के द्वारा, अलग अलग स्पीसीज के द्वारा शेयर किया जाता है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ केव्स के बारे में जाना था। जैसे में क्या हो गया, कुछ केव्स जैसे में लेजरेट केव्स हो गया, टेरा माटा हो गया, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो थे वहाँ पर शेल्टर लिया करते थे। अब क्या क्या खाते थे क्या क्या नहीं खाते थे, तो वो भी वो सब चीज़ जो है कहाँ पर मिला है, वो सब चीज़ जो है वो केव्स मिला है। जैसे लेजरेट केव्स में क्या मिला है? लेजरेट केव्स में हम लोग को 2 हर्ट्स मिला है, फिर कुछ फोसिल्स हो गया या कुछ फूड रिसोर्सेज हो गया जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किया जाता था अपने नेसेसिटीज़ को, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था ना? उससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आर्कोलॉजिस्ट ने जैसे जैसे ज़मीन की खुदाई की, तो ज़मीन की खुदाई करने के साथ साथ उन्हें कुछ बंट स्टोन टूल्स या बंट बोन्स, ठीक है, बंट क्ले, ये जला हुआ जो स्टोन्स हो गया, जला हुआ हड्डी हो गया, जला हुआ क्ले जो हुआ था, उसका अमाउंट जो है मिला था उन्हें। तो इससे क्या मालूम चलता है, क्या ऐसा क्या हुआ होगा उस समय कि ये स्टोन्स या ये क्ले हो गया या बोन्स हो गया, ये सब जल गया? क्या उसमें वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा इसलिए ये जल गया, या रीज़न क्या हो सकता है? तो रीज़न के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था? रीज़न के बारे में हम लोगों ने जाना था कि नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कि ह्यूमन बींग्स जो है वो फायर का सही तरह से यूज करना सीख लिए थे। कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा। ठीक है, उसमें वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा इसलिए वो सब चीज़ जल गया। तो ये कहा जाना थोड़ा मुश्किल है कि उस समय एक्चुअली में हुआ क्या, लेकिन जो और सोर्सेज या और एविडेंस मिला है उससे ये मालूम चलता है कि ह्यूमन बींग्स जो है फायर का यूज करना सही से जान लिए थे। जैसे में उस समय हर्ट्स मिला था जहाँ पर लकड़ियों को जलाया जाता था ताकि फायर से उन्हें वार्मथ मिल सके, फिर फूड को टेस्टी बनाया जा सके और इस दूसरे जो डेंजरस एनिमल्स है उन्हें डराया जा सके। तो इन सब चीज़ कर सकते हैं एक तरह से यूजेज है फायर का, जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा उस समय यूज किया जाता था इन सब नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स मतलब क्या। अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स मतलब ये कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो टूल्स को भी बनाते थे। अब टूल्स को क्यों बनाएंगे? टूल्स को बनाएंगे अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो भी अपना जो नेसेसिटीज़ है, बेसिक नेसेसिटीज़ है उन्हें फुलफिल करने के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो स्टार्ट विथ इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट द यूज ऑफ टूल्स एंड टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमंस। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि टूल्स जो है या टूल्स बनाने का जो प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस हो गया, या टूल्स को बनाना, ये सब सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं करते थे, या टूल्स का यूज करना ये सब सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं करते थे, बल्कि और भी एनिमल्स जो थे वो टूल्स को बनाते थे, टूल्स का यूज करते थे।
जैसे में बर्ड्स हो गया, बर्ड्स आर नोन टू मेक ऑब्जेक्ट्स टू असिस्ट देम विथ फीडिंग, हाइजिंग एंड सोशल इनकाउंटर्स वाइल फॉर हेजिंग फॉर फूड। सम चिंपैंजीज यूज टूल्स दैट दे हैव मेड। यानी कि जैसे में बर्ड्स हो गया, टूल्स बनाते थे और उसका यूज करते थे किस चीज़ में, उसका यूज करते थे भोजन खाने, मतलब भोजन का ग्रहण करने में, ठीक है, यानी फूड को इनटेक करने में। फिर उसका यूज करते थे अपने बॉडीज़ को स्वच्छ रखने में, यानी कि अपने बॉडी को क्लीन रखने में। फिर उसका यूज करते थे किस लिए, सोशल इनकाउंटर करने का मतलब क्या, अगर कोई दूसरा एनिमल्स उन पर अटैक करे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग टूल्स का यूज करते थे। फिर यहाँ पर चिंपैंजी का एक एग्जांपल दिया गया जहाँ पर यह बताया गया कि चिंपैंजी जो है टूल्स को यूज करते थे किस चीज़ के लिए, फोरेजिंग करने के लिए। फोरेजिंग मतलब सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, किसको, फूड को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। However, there are some features of human tool making that are not known among apps। यानी कि कुछ फीचर्स, यानी कि टूल्स बनाने का जो नीड्स है, यानी टूल्स बनाने का जो प्रक्रिया है, वो ऐप्स को इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं था। और इसीलिए जो ऐप्स हो गए, ऐप्स मतलब जो बेसिकली यहाँ पर बंदरों को कहा जा रहा है, जो ऐप्स हो गए वो टूल्स नहीं बनाते थे। अब ह्यूमन्स लाइक क्रिएचर जैसा डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ एनिमल्स का, तो ह्यूमन्स लाइक क्रिएचर जो है इवॉल्व होकर आए, तो उन लोगों के पास कुछ चेंजेस आए बॉडी में, और वही चेंजेस के कारण जो है वो लोग, उनके पास सोचने और समझने की शक्ति बढ़ी, इसके कारण जो है वो लोग टूल्स को भी बनाए। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है पहले वो समझ लीजिए। एज वी हैव सीन सर्टेन anatomical and neurological related to the nervous system adaptations have led to the skilled use of hands, probably due to the important role of tools in human lives. Moreover, the ways in which humans use and make tools often require greater memory and complex organization skills, both of which are absent in apps। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐप्स जो है वो टूल्स क्यों नहीं बना पाए थे और उसका यूज क्यों नहीं कर पाए थे, और ह्यूमन्स लाइक क्रिएचर जो है इसका यूज, टूल्स का यूज क्यों कर पाए थे। तो बेसिकली रीज़न यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐप्स के पास वैसा एनाटॉमिकल और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, या एनाटॉमिकल और न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं था, या स्ट्रक्चर नहीं था जो कि उन्हें हेल्प कर सके कॉम्प्लेक्स थिंकिंग मतलब क्या, यानी कि सोचने और समझने में जो कि हेल्प कर सके, और वही सोचना और समझना हेल्प करेगा उन्हें टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है एब्सेंट था ऐप्स में। वही ह्यूमन बींग्स का बात किया जाए तो इन सब चीज़ों को, यानी कि एनाटॉमिकल मतलब क्या है, एनाटॉमिकल मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया वो, ठीक है, जो कि ऐप्स से बिल्कुल भी अलग था। फिर न्यूरोलॉजिकल मतलब जो नर्व्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन, तो ये सब जो एडेप्टेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स के पास आ गया था, और जिसके कारण वो लोग जो है टूल्स का, यानी कि टूल्स स्टोन टूल्स ही हो गया, वो स्टोन टूल्स को ही बनाने के लिए उनके पास जो थिंकिंग पावर जो था वो थिंकिंग पावर भी आ गया। थिंकिंग पावर कैसे आया, थिंकिंग पावर आया एनाटॉमिकल और न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन के कारण। जब थिंकिंग पावर आया तो उन्होंने सोचा, समझा, अपने बुद्धि का यूज किया और फिर जाके टूल्स को बनाया। तो यही बात यहाँ पर बताया गया है। The earliest evidence for the making and use of stone tools comes from the sites in Ethiopia and Kenya. It is likely that the earliest stone tool makers were the Australopithecus। क्या बात बताया जा रहा है, सही बात बताया जा रहा है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एविडेंस, किस चीज़ का एविडेंस, स्टोन टूल्स का यूज करने का जो एविडेंस जो है वो हमें सबसे पहले कहाँ मिला था, तो हमें सबसे पहले स्टोन टूल्स का यूज करने का जो एविडेंस है वो मिला था इथोपिया में और केन्या में मिला था, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्लिक्टिंग बात यहाँ पर यह बताया गया है कि जो अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर्स जो थे वो एस्थेलोपिथेकस ग्रुप के एनिमल्स थे। लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा था क्या कि होमो हैबिलस ग्रुप के एनिमल्स जो थे वो होमो ग्रुप के एनिमल्स, जिसका उनका एक सब ग्रुप आया था होमो हैबिलस, उस ग्रुप के एनिमल्स जो थे वो टूल्स को बनाते थे। लेकिन यहाँ पर एस्थेलोपिथेकस बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। एस्थेलोपिथेकस ग्रुप के एनिमल्स भी टूल्स बनाते थे, लेकिन वैसा नहीं बनाते थे जैसा होमो हैबिलस ग्रुप के एनिमल्स बनाते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि सबसे पहले टूल्स बनाना को किस ग्रुप के एनिमल्स जो हैं उन्होंने शुरू किया था। तो सबसे पहले टूल्स बनाना एस्थेलोपिथेकस ग्रुप के एनिमल्स ने शुरू किया था। अब ये बात अलग है कि उनसे कई गुना लाख गुना अच्छा टूल्स जो है वो है होमो हैबिलस ग्रुप के एनिमल्स जो है वो बनाते थे। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत हुई एस्थेलोपिथेकस ग्रुप के एनिमल्स से।
फिर आगे क्या बताया गया है, आगे ये बताया गया है कि एज इन द केस ऑफ अदर एक्टिविटीज वी डू नॉट नो वेदर टूल मेकिंग वॉज डन बाई मेन और वोमेन और बोथ। अब जैसा अदर एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म किया जाता था ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है, कहा यह जा रहा है कि टूल्स बनाने का जो है, टूल्स बनाने का जो प्रोसेस है या टूल्स जो है, या क्या सिर्फ टूल्स जो है मेन या वोमेन दोनों बनाते थे या सिर्फ एक मेन ही बनाते थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग के पास जानकारी नहीं है कि टूल्स या तो सिर्फ मेन ही बनाते थे या फिर वोमेन भी बनाती थी। इट इज़ पॉसिबल दैट स्टोन टूल मेकर्स वेर बोथ वोमेन एंड मेन। लेकिन ये पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी संभावना ये है कि स्टोन्स टूल्स का जो प्रोसेस, जो बनाने का प्रक्रिया है, मतलब स्टोन टूल्स जो है वो मेन भी बनाते थे और वोमेन भी बनाती थी। Women in particular may have made and used tools to obtain food for themselves as well as to sustain their children after winning। यानी कि यहाँ पर मेन के बारे में समझ में आता है क्या, कि मेन जो है टूल्स बनाते होंगे, क्योंकि मेन जो है बेसिकली ये सब चीज़ काम करते हैं, लेकिन वोमेन्स जो है वो भी टूल्स बनाती थी। पर क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह बताया गया है कि वोमेन जो है वो टूल बनाती थी किस चीज़ के लिए? वो टूल्स बनाती थी फूड को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। और वो फूड वो अपने आप को फीड तो करती ही थी, साथ साथ अपने जो चिल्ड्रन है उन्हें भी फीड कराते थे, इसलिए जो है वोमेन जो है टूल बनाती थी। अबाउट 35,000 years ago, improvements in the technique for killing animals are evident from the appearance of new kinds of tools such as spear throwers and bow and arrow। यानी कि आज से लगभग 35,000 साल पहले चले जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि टूल्स जो है, टूल्स का जो है मतलब टूल्स बनाने का जो प्रोसेस है या टूल्स मेकिंग जो है वो थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि अब जो टूल्स, जो पहले जो टूल्स था और अभी का जो टूल्स है उसमें काफ़ी डिफरेंट है। पहले का जो टूल्स था वो उतना हेल्पफुल नहीं था ह्यूमन बींग्स को वो सब काम करने के लिए जो वो करते थे, किसके कंपैरिजन में? अभी का जो टूल्स है उसके कंपैरिजन में। यानी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं जो है वो टूल्स जो है और इम्प्रूव हो चुका है, यानी कि टूल्स मेकिंग जो प्रोसेस जो है वो और इम्प्रूव हो चुका है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्योंकि जो टेक्निक जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा उस समय यूज किया जाता था एनिमल्स को किल करने के लिए, वो टेक्निक में काफ़ी सुधार हुआ है। यानी कि पहले जो टेक्निक यूज किया जाता था ह्यूमन बींग्स के द्वारा एनिमल्स को किल करने के लिए, उसमें ये हो सकता था, इसमें यह होता था कि हो सकता है उनका लाइफ में भी थोड़ा सा उस टेक्निक से असर पड़े, यानी कि टेक्निक जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन अभी जो टेक्निक, यानी कि आज से लगभग 35,000 साल पहले की बात की जा रहा है, उस समय जो टेक्निक यूज किया जाता था ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को किल करने के लिए, वो टेक्निक जो है काफ़ी सक्सेसफुल हुआ करता था। और इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टेक्निक सक्सेसफुल हुआ, यानी कि क्या, यानी कि ये कि जो टूल्स जो है, नया नया टूल्स जो है अब बनना शुरू हो गया था। अब नया नया टूल्स में कौन कौन सा हो गया? नया नया टूल्स में जैसे में हो गया स्पीयर थ्रोअर। अब स्पीयर थ्रोअर मतलब क्या? स्पीयर थ्रोअर मतलब जो भाला होता है ना, एक लंबा सा स्टिक रहता है और इसका जो है ये अपर पार्ट जो रहता है वहाँ पर थोड़ा कोनिकल नहीं, थोड़ा सा नोकीला रहता है शेप, और वही जो है हेल्प करता था एनिमल्स को किल करने के लिए। फिर बो एंड एरो का भी यूज किया जाने लगा। बो एंड एरो मतलब क्या? तीर धनुष जो है ना, उसी को बो एंड एरो बोला जाता है। द मीट thus obtained was probably processed by removing the bones, followed by drying, smoking and storage. Thus food could be stored for the later consumption। यानी कि धीरे धीरे लोगों का लाइफ जो है और इम्प्रूव होते चला गया। जैसे में अब जो मीट जो है, एनिमल्स का जो मीट जो है ऑब्टेन करते थे ह्यूमन बींग्स, वो मीट जो है क्या हुआ, सबसे पहले उस मीट मतलब जो अभी एनिमल्स है उनमें से सबसे पहले बोन्स को हटा दिए, ठीक है। फिर जो मीट ऑब्टेन हुआ उसे ड्राई करते थे, यानी कि सुखाते थे, फिर उसको स्मोकिंग करते थे, ठीक है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं क्या, स्मोकिंग करने का मतलब क्या, मतलब थोड़ा आग पर पकाते थे और फिर उसे स्टोर करके रखते थे, और जो स्टोर किया गया जो फूड जो है वो बाद में फिर उसे कंज्यूम भी करते थे।
ठीक है। यानी कि ऐसे देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स के लाइफ में धीरे धीरे समय के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ, एनाटॉमिकल चेंजेस हुआ, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हुआ। डेवलपमेंट होने के साथ साथ उनका जो थिंकिंग स्किल है, उनका जो लर्निंग स्किल है, तो उनका जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होते चला गया। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? उसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेक्निक जो जो यूज करते थे एनिमल्स को किल करने के लिए, और जो जो प्रोसेस वो अपनाए थे किस चीज़ के लिए, और प्रोसेस जो अपनाए थे अपने फूड को स्टोर करने के लिए फॉर द फ्यूचर। अब आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर यह दिया गया है कि देयर वेर अदर चेंजेस सच एज द ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स टू यूज द फर फॉर क्लॉथिंग एंड द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स। यानी कि कुछ और समय बदलते चला गया और कुछ और चेंजेस होते चला गया। अब जैसे में उसमें से एक और बड़ा चेंज क्या था? उसमें से एक और बड़ा चेंज ये था कि लोगों ने अब क्लॉथ को भी पहनना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने क्लॉथ को पहनना शुरू कर दिया तो उसके लिए क्लॉथ तो आएगा कहाँ से? तो लोगों ने दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना जिस एनिमल्स के पास जो फर होता है उसे सबसे पहले पकड़ा जाए और उन्हीं का फर का यूज करके हम लोग क्या करें, उन्हीं का फर का यूज करके और हम लोग क्लॉथ बनाए हम लोगों के लिए, ताकि जो है हम लोग को प्रोटेक्शन मिल सके विंटर सीजन में, समर सीजन में, रेनी सीजन में, मतलब मौसम के बदलते हुए हालातों के अनुसार उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। साथ ही साथ यानी कि सबसे पहले उन्होंने यानी कि इसमें मतलब अभी जो चेंजेस हुआ उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने फर बियरिंग जो एनिमल्स है, यानी कि जिस एनिमल्स के पास फर होता है, ठीक है, उन्हें कैप्चर करना, उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। और साथ साथ स्विंग नीडल्स का भी, यानी कि जो सिलाई मशीन में जो नीडल्स होता है ना, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि स्विंग नीडल्स होता है, उसका भी इन्वेंशन हो गया था। ठीक है। The earliest evidence of swine claws comes from about 21,000 years ago. Besides, with the introduction of the punch blade technique to make small chisel-like tools, it is now possible to make engravings on bone, antler, ivory और wood। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सबसे मतलब पुराना जो बात, सबसे पुराना जो है एविडेंस मिला है किस चीज़ का? सबसे पुराना जो एविडेंस मिला है सिला हुआ कपड़ा का, वो मिला है आज से लगभग 21,000 साल पहले। ठीक है। और जब से पंच ब्लेड जो टेक्निक जो है, वो जब पंच ब्लेड जो टेक्निक है, पहले तो वो होता क्या है उसे समझेंगे, लेकिन उसका यूज क्या है वो भी समझ लीजिए पहले। पंच ब्लेड जो टेक्निक जो है, वो पंच ब्लेड टेक्निक के आने के कारण ये पॉसिबल हो सका था कि जो बोन्स हो गया या एंटलस हो गया, आइवरी मतलब जो हाथी का जो दांत होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो वुड हो गया, इन सब चीज़ों पर इनग्रेविंग करना पॉसिबल हो गया। इनग्रेविंग करना मतलब क्या? इनग्रेविंग करना मतलब हो गया कि इन सब चीज़ों पर कुछ भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए डॉग बनाना है तो आराम से डॉग बन सकता है, क्योंकि उन लोग के पास टेक्निक जो है ये सब चीज़ का धीरे धीरे वो लोग डेवलप कर चुके थे। इसको ऐसे कर दो, फिर इसको ऐसे कर दो, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इसको फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो धीरे धीरे टेक्निक जो है वो डेवलप हो चुका था अलग अलग एनिमल्स का, या अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं वो लोग स्ट्रक्चर बना सकते थे। अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये आ रहा है कि पंच ब्लेड टेक्निक क्या है, पहले हम लोग उससे जान लेते हैं। ठीक है। पंच ब्लेड टेक्निक, तो पंच ब्लेड टेक्निक बेसिकली यहाँ पर यही है कि सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर लिया जाता था स्टोन्स का। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऐसा लेने के बाद फिर उसे सबसे पहले जो अपर पार्ट हो गया ये, यानी कि ये पार्ट हो गया, उसे हैमर्स के द्वारा पीट पीट कर हटाया जाता था। ठीक है। अब हैमर से हटा लिए, फिर जो सरफेस बचा, ये वाला जो सरफेस बचा, इसे फिर हैमर से, स्टोन का जो हैमर होता था, और स्टोन का हैमर हो गया, एक मिनट, हाँ, स्टोन का हैमर हो गया, उसका यूज करके और फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है, एक मिनट, ऐसा स्ट्रक्चर, ओहो, ऐसा स्ट्रक्चर जो है, पतला पतला स्ट्रक्चर जो है उसे निकाला जाता था। और इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता था यहाँ पर कुछ एनिमल्स का फिगर को ड्रॉ करने के लिए। जो भी फिगर्स ड्रॉ करना है, तो साफ से नहीं दिख रहा होगा, बुक में आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ हर्स का हो गया फिगर, यानी जो भी एनिमल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उसे ड्रॉ करने के लिए लोग जो है यूज करते थे। ठीक है। लेकिन पंच ब्लेड टेक्निक का यूज बहुत सारे ड्राइंग्स को इनग्रेव करने के लिए या बहुत सारे स्ट्रक्चर को इनग्रेव करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो बस आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।